बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से। कल वजीर आजम सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे, जिसमें सी पैक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत के शोबों पर तफसीली बात होगी। सरमाई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आजम इमरान खान शिरकत भी करेंगे। दूसरी जानिब IMF से पाकिस्तान को $1 बिलियन इमदाद मिलने का इम्कान है अगले चंद रोज़ में। तो तज्ज़ियाकारों की राय है कि दौरा चीन या चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, IMF के ज़रिए आलमी ताकतें पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं। पहला सवाल हमारा ये होगा कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन और IMF की किस्त, ये मामलात हुकूमत किस तरह संभाल पाएगी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल बन गए। उन्होंने हलफ उठाया और उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात, इसके अलावा जो अदलिया को, अदालतों को स्कैंडलाइज किया जाता है, ये मामलात को रोकना होगा। क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, अपनी जो उनका टेन्योर होगा बतौर चीफ जस्टिस, उसमें क्या मजीद चैलेंजेस होंगे, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब ने आज एक प्रेस टॉक की। उसमें उन्होंने दावा किया कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया, महंगाई बतदरीज कंट्रोल हो रही है। जुलाई से नवंबर हर साल ही महंगाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे मजीद। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को आम आदमी की जो परेशानी है उसका एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान तक 17 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ आई थी वजारत ख़जाना की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अलीना शिगरी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, आपसे ही आज आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे चीन और IMF की किस्त, क्या मामलात संभल पाएंगे? देखिए, चीन जाने का मकसद मुकम्मल तौर पे कुछ और है और उसका ताल्लुक उस उधार और या लोन से है जो कि अब तक पाकिस्तान चीन से ले चुका है। एक अमूमी जो नंबर है उसके हिसाब से तकरीबन हमने $17 अरब, 17 बिलियन डॉलर्स चीन का बहुत जल्द उसको लौटाना है। ये हो सकता है कि अगले 2-3-4 साल में इसकी लौटाने का वक्त आ जाए और बल्कि अभी से स्टार्ट हो जाएगा और अगले 3 साल में ये पे ऑफ करना है। पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन जैसे मुल्क को, जो कि इसका पहाड़ों से ऊंचा, हिमालय से ऊंचा दोस्त और समंदरों से गहरी दोस्ती जिसके साथ है, उसको ये बावर कराया जा सके कि हमारी माशी हालत इस वक्त इतनी मुश्किल है कि उसके अंदर इस किस्म की जो लोन का रिटर्न है शायद ये मुमकिन ना हो पाए। दूसरी बात यह है कि चीन जो कि 3000 अरब से ज़्यादा के सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे बैठा है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए $17 अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो कि अपनी दोस्ती का और दावा रखता है, एक भरम रखने के लिए कम से कम उसको रीशेड्यूल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो एक रीशेड्यूलिंग की एक कोशिश है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जाके चीन के आगे पेश करेंगे। हाँ, बाकी मामलात भी हैं, सीपैक का जिक्र किया आपने, आई एम श्योर कुछ ना कुछ डिफेंस के मामलात भी होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात जो है बदकिस्मती से वो यही है कि शायद हम कुछ और पैसे लेने और जो पहले लिए हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा माफ़ी कराने के लिए हम जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि चीन माफ़ करेगा, लेकिन रीशेड्यूल कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगले 30 साल में या 50 साल में हम आपको पे बैक कर देंगे, लेकिन चीन इतना आसान डोनर नहीं है, इतना खुले हाथ से देने वाला नहीं है। वो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे काम करता है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो जाएगा कि अगर चीन इन तमाम चीज़ों पे एग्री कर भी जाता है, पाकिस्तान के प्लान पे, जो डॉलर्स वापस करने हैं, जो हमने लोन वापस करना है चीन को, जो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के अगले 3-4 साल में हमारे ऊपर आएगा, तो उस सूरत में हमसे वो क्या मांगेगा, और जो हमसे मांगेगा क्या वो मुश्किलात में इजाफा करेगा पाकिस्तान की सियासी और समाजी मुश्किलात में, सोशो पॉलिटिकल, या ये कि, और इवन इकोनॉमिक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या ये कि ढीला ही हाथ हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान अपनी नैरेटिव बेहतर दे सकता है तो हो सकता है कि कुछ आसानी क्रिएट हो जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये लेके जा रहे हैं। IMF का जिक्र किया, ब्रीफली आपको बता दूं, मेरी नज़र में IMF एक टोटली एंटायरली डिफरेंट है और IMF इतनी जल्दी से आपको छोड़ेगा भी नहीं, ना वो ऐसे एक्सक्लूसिव किस्म की तल्लुकात में जाता है। चीन के साथ आपके मामला अलग हैं। IMF अपना $1 अरब देगा क्योंकि इसी तरीके से वो हम पे अपना हाथ भी रखते हैं, फैटफ भी अभी कायम है, तो वो बाहर सूरत वो उसकी ज़रूरत अलहदा है, और वो इसलिए भी ज़रूरत है
कि अगर चीन दे या ना दे, आपको फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी कुछ पैसे रेज करने हैं, क्योंकि जो उधार वापस करने वाला है उसके लिए सुकूक बॉन्ड जारी करेंगे और लोगों से लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स लेंगे, तो उससे फिर हम कुछ बॉन्ड डॉलर्स डेवलप करके तो फिर वापस कर पाएंगे। तो ये सारा हमारा एक मुआशी स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं डेट स्टॉक, ये है जो कि हमें इस वक्त सबसे गर्दन से पकड़े हुए है, और उसका इलाज ढूंढने के लिए इमरान खान साहब एक बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं। बड़ी कुछ। सज्जाद मीर साहब, वजीर आजम का दौरा चीन और IMF की किस्त, हुकूमत मामलात संभाल लेगी? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करना चाहिए इस पूरी सूरत हाल से, अगरचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी, ये एस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी वो नतीजा जो आमतौर पर दी जाती है, मतलब हमारी इंतज़ामिया को, हुकूमत को कह लीजिए, ये एहसास हो गया है कि सी पैक से दूरी इख्तियार करके हमने बहुत नुकसान उठाया है, तरक्की नहीं कर पा रहे। लेकिन हम IMF के चुंगल में इस तरह फंस गए हैं जहाँ वो मगरबी निज़ाम जो निज़ाम ज़र है उसके चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारा ख्याल है कि हमारे यहाँ इसके बगैर इन्वेस्ट भी नहीं आ सकती और हम बच भी नहीं सकते। ये हमारी एक गलतफहमी थी जिसको हम दूर करना चाहते हैं। सी पैक के तहत जो हमने कर्जा वापस लुटाना वो पहले ही लॉन्ग टर्म है और कोई फौरी तौर पे अदा करने का हमारा भी अभी 2-3 साल में आने वाला है। IMF का ख्याल है कि हम उनको कुछ भी अदा ना करें। असल किस्सा ये है कि कुछ ये ऑरेंज लाइन का और कुछ मेट्रो बस का जो कुछ बैंकों से लोन था वो हमने वक्त पे, या एनर्जी मनसूबों का, वो हमने अदा नहीं किया। बारे में पहले ही रिजर्वेशन रखती थी और वो कर्जे अदा भी नहीं कर रही, और चीनी सफारतकार पाकिस्तान में भी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है, इसको बेहतर करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि सी पैक के तहत जो मनसूबे शुरू होने थे वो शुरू हो। अभी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान लोन ले रहा है रूस से या काज़ाकिस्तान से या यूक्रेन से, बहुत से नाम आ रहे थे। वजारत खजाना ने उसकी तरदीद भी की। ये इस बात की तरफ इशारा है, जैसा कि मैं कल भी कहा था, कि ML1 के लिए चीनी बैंकों से कर्जा मंजूर हुआ पड़ा है। वो कह रहा है इतना बड़ा कर्जा आप लेंगे नहीं, और उसके बगैर ये मनसूबा ना चले तो बकौल शेख रशीद हमारी रेलवे बैठ जाती है। एक बहुत बड़ा मनसूबा, मेगा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं किसी तरह ये मनसूबा, हीले बहाने तलाश कर रहे होंगे। इस वक्त जा तो रहे हैं वज़ीर आज़म सरमाई खेलों के लिए, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो सदर शी से मुलाकात जरूर करें, 1 to 1 मुलाकात। आखिरी खबरें आने तक अभी उसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वो यही कहते हैं कि जो बहुत से लोग मिलेंगे उनसे, ये भी उनमें मिल लेंगे, ये भी मुलाकात कर लेंगे। अलबत्ता वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी, वज़ीर आज़म टू वज़ीर आज़म। लेकिन चीन में असल अहमियत सदर शी की है। इतनी अहमियत है कि मामलात इतने आसान भी नहीं है। सज्जाद मीर साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं। रजा रूमी साहब, अब उनके बाद शी को वही अहमियत हासिल है। ठीक, और बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है सज्जाद मीर साहब। मैं आगे बढ़ता हूँ। रजा रूमी साहब, आप समझते हैं हुकूमत मामलात संभाल लेगी प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे चीन और IMF के मामलात को लेकर? देखिए, बात यह कि जैसे अभी कहा गया है, दोनों मोअज़्ज़िज़ जो हमारे साथी हैं इस पैनल पर, उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये कोई आसान वक्त तो नहीं है, बल्कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान जो माशी अबतरी का शिकार है और जिसके नतीजे में हमें IMF के पास कड़ी से कड़ी शराइत जो हैं वो तस्लीम करके कड़वी गोलियां खाकर $1 अरब का भी माहिदा की तवक्को है रिलीज होने की 6 अरब में से। तो वो एक हमारी मगरिब के साथ जो इंगेजमेंट है ये वो उसका हिस्सा है, मगर मगरिब जो है वो ही कंट्रोल करता है IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस को, और इसलिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी हो और जो इस वक्त जो हमारा जो है पूरे का पूरा जी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है ये उसका कसूर है। देखिए, IMF का चुंगल या ये बातें, IMF ने तो हमें नहीं कहा ना कि हम अपनी जो मुल्क में टैक्सेस की शरह जो है उसको ठीक क्यों नहीं करते, कलेक्शन जो है या टैक्स स्टोरी जो होती है वो क्यों नहीं हम सही करते। हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि 1 खरब रुपए से ज्यादा नुकसान में जा रही हैं, PIA जो है उसके जहाज ग्राउंडेड हुए हैं, वो कहीं दुनिया में उड़ नहीं रही, स्टील मिल बंद पड़ी है, कई इस तरह की सैकड़ों छोटी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं सूबों में और मरकज में जो खसारे में जा रही हैं, और हम उनके पैसे दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भर रहे हैं और उससे मईशत को कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा खसारा बढ़ा है। तो हम अपने खर्च क्यों नहीं ठीक करते? असल बात यह है। और चीन के साथ जो कुछ बात होनी है, शहजाद साहब ने बिल्कुल सही कह दिया है कि चीन वो रवायती डोनर नहीं है।
हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हमने मगरबी ममालिक से एड ली और वो हमें कभी वो जो है कैश में देते हैं, कभी काइंड में, कभी वो लंबा चौड़ा। चीन का ये तरीका ही नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट करता है और अपने बैंकों से, अपनी फर्म से, अपनी कंपनी से, और वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि उसमें फायदा हमारा ही होता है लॉन्ग टर्म में जी। लेकिन ये कैश की इमदाद मिलने का कोई, मेरे ख्याल में कोई इमदाद नहीं। हाँ, कोई रीशेड्यूलिंग हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन मामला इतने आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक। अलीना शिगरी साहब, आप जी रज़ा रूमी साहब मुख्तसर कीजिएगा प्लीज। जी मैं आखिरी में ये जुमला कहूंगा कि ये दोनों चीजें, और अभी आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून छपा जिसमें कि एक पाकिस्तानी नहजाद जो हैं राइटर, उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है अब वो मगरिब के साथ रवाबित को ठीक करना चाहती है अमेरिका के साथ, और चीन की तरफ से थोड़ा हट गई है। अब अल्लाह जाने ये सही है, इतने आसान नहीं है मामला। अलीना साहिबा, आप क्या समझती हैं, वजीर आजम का दौरा है चीन और IMF के मामला, हुकूमत इतनी आसानी से चीजें संभाल लेगी? जवाब, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल दीगर पैनलिस्ट से भी अग्री करती हूँ, मुत्तफिक हूँ इस बात से कि ये अव्वल तो बायलैटरल विजिट है नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। ये विंटर ओलंपिक्स, जिस तरह से सजाद मीर साहब ने भी मेंशन किया कि ये नौयत जो है इस दौरे की अलग है। विंटर ओलंपिक्स के लिए जाया जा रहा है। 30 से ज़ायद जो है हेड ऑफ स्टेट्स को इन्वाइट किया गया है। मोर देन 50 इन्विटेशंस वर सेंट आउट, और वज़ीर आज़म भी इसी इन्विटेशन के बेसिस पे जो है वो दौरा कर रहे हैं। कल से जो है ये इनका दौरा जो शुरू हो जाएगा। आपका यहाँ पर पाकिस्तान में मसला है क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है, आपको डॉलर चाहिए, और जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी कि चीन आपका जरीना दोस्त तो ज़रूर है लेकिन चीन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। आप पहले से ही सरमायाकारी को भी लेके तहफ़्फ़ुज़ात है, और दूसरा कि दासू आपको पता है इंसिडेंट के बाद जो है उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी मौजूद है। डेट सस्टेनेबिलिटी भी जो है वो सही नहीं है। आपका मुल्क जो है वो डॉलर डिफिशिएंट है। जब कोई सरमायाकार भी अगर आ रहा होता है तो बाहर के भी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी आपके मुल्क के लिए तो नहीं करने आ रहे हैं, वो तो कुछ प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नेचुरली उसको देखते हुए आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उनको प्रॉफिट्स चाहिए, डॉलर्स में चाहिए। आपका मुल्क ऑलरेडी एक डॉलर डेफिशिएंट मुल्क है, तो आपको अगर पैसे चाहिए भी तो वो आपके लिए जो उसकी नौयत होगी, कंडीशनैलिटीज होंगी, जो लेंडिंग रेट्स भी होंगे वो कमर्शियल लेंडिंग रेट्स होंगे, आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। नेचुरली एक और चीज़ भी मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि जो चीन की कंपनी है साइनोशोर, जो कि इंश्योरेंस कवर देती है जवाद टू एनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, जो चाइनीज कंपनीज आके दीगर ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे। और सरमायाकार भी तभी कंफर्टेबल होंगे जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसको एक इंश्योरेंस कवर मिला हो। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है जब से साइनोशोर ने जो है इन्वेस्टमेंट कवर देना बंद कर दिया है। सो दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि जी चीन के अपनी रिजर्वेशंस हैं। तो अब आप क्या समझती हैं, मामला संभल पाएंगे या नहीं? मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए नेचुरली कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से अभी फॉरेन ऑफिस की भी स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं कि जी बायलैटरल जो ऑन द साइड लाइंस जब ये मुलाकातें होंगी, और प्रेसिडेंट शी से जब अगर वजीर आजम की मुलाकात, अव्वल तो अभी तक कुछ कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन अगर मुलाकात होती भी है किस तरह से पाकिस्तान के मसाइल को वो सामने रख पाएंगे। और चीन जो है वो आपका ऑल वेदर फ्रेंड जरूर रहा है, किस तरह से वो आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि बाहर निकाल पाएगा। और जो हम अभी कंसर्न्स की बात कर भी रहे हैं, पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हैं, हालात मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जस्टिस उमर अता बंदियाल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए क्या बड़े चैलेंजेस होंगे? उन्होंने कहा कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना है और अदालतों को स्कैंडलाइज किए जाने का रास्ता रोकना होगा। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, मजीद क्या चैलेंजेस उमर अता बंदियाल साहब को फेस करना पड़ेंगे? देखो, उमर अता बंदियाल जिस वक्त आए हैं उस वक्त अदलिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अदलिया के सामने भी इसलिए चैलेंज है कि एक इमेज का सवाल पैदा हुआ, एक डिवीजन पैदा हुई है पूरी कौम में। ये नहीं कि इमेज खराब हुआ है, बल्कि ये कुछ मुकदमात ऐसे आए हैं जिसमें अदलिया पर राय जो होती है दूसरे मुकदमात, फौजदारी या सिविलियन मुकदमात पर नहीं बनती, बल्कि राय बनती है सियासी मुकदमात पर। जैसे जस्टिस मुनीर का मुकदमा था, जहाँ आज तक जो मुकदमा चलते रहे और जिसमें 200 केस नुसरत भुट्टो केस है, या वो केस शामिल है जिसमें सदर मुशर्रफ को इख्तियारात दिए गए थे
आइन साजी के भी और रूल करने के भी, तब्दीली करने की सारी बातें हैं। असल में सवाल उठता है तो उन्हीं बातों से उठता है। अब फैसले दुरुस्त हैं या गलत हैं, पिछले 5 साल के अंदर बहुत से फैसले ऐसे आए हैं जिसके हवाले से पूरी कौम सियासी तौर पर जिस तरह डिवाइड थी वैसे भी डिवाइड है, और एक तरह का इमेज है जो अदलिया को बनाना है। काजी फाइज ईसा का केस और बहुत से केस ऐसे इंपॉर्टेंट केस हैं जिसमें उमर अता बंदियाल शामिल थे और उस तरह हिस्सा रहे थे, उनके बड़ी मुश्किल पेश सूरत हाल आ रही है कि जो सियासी डिवाइड है, जो सियासी हमारा एक बैगेज है, वो कई जब हमने वो मिसाक जमहूरियत जिसे कहते हैं उसमें एक तरफ तो ये तय हुआ था कि सियासतदान फौज से रब्ता उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह करना चाहिए, बाद में अगरचे बेनज़ीर बात करके ही आई और उस पर इख्तलाफ भी पैदा हुआ। दूसरी राय ये थी कि अदालतों के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक हिस्सा वो हो जो आईनी मुकदमा सुने। असल चीज़ तो ये है कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो इख्तलाफ पैदा होता है वो आईनी मुकदमात के हवाले से पैदा होता है। तो उमर अता बंदियाल के सामने जिस तरह के 4 चैलेंज उन्होंने गिनवाए हैं वो तो उन्होंने कानूनी तौर पर गिनवाए हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि उन्हें ये सारा सूरत हाल जो है, एक इमेज जो है, ये तासुर जो है कि अदलिया आज़ादाना काम कर रही है और अदलिया जो है उसके वकार को कायम रखना, बहाल करना, मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मेरे ख्याल में उमर अता बंदियाल एक अच्छी शोहरत रखने वाले जज हैं, उनके फैसले कोई इंतहा पसंदाना कभी रहे नहीं, और इस तरह के फैसले हैं जिन पे एतराज़ तो हुआ है, कुछ लोगों ने किए हैं, लेकिन ये है कि इक़्तिदार पसंदाना एक जुडिशियल मजाज है। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बड़े चैलेंजेस होंगे उमर अता बंदियाल साहब के लिए? देखिए, चैलेंजेस जहां तक ताल्लुक है तो वो तो हर इदारे के सामने उनका अंबार लगा हुआ है, मगर सबसे बड़ा चैलेंज जो कि सुप्रीम कोर्ट का अवलीन जो उनकी ड्यूटी भी है, वो तो जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं वो उनको निपटाना है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए माजी में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमात होते थे वो उनकी तादाद इतनी नहीं होती। अभी गालिबन 51,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 22 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं हमारी हर अदालत में, चाहे वो और ख़ुसूसन मातहत अदलिया जो अदालतें हैं उनमें ज़ेर इल्तवा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है वो एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी भी है, जहाँ पे वो पॉलिसी सेट करती है तमाम की तमाम अदलिया की। तो वहाँ पर भी उनको देखना होगा कि किस तरह से आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो मिले। जहाँ तक ये बाकी चैलेंजेस हैं वो तो बेशुमार हैं, जो जैसे मीर साहब ने भी कहा, एक और जो तासुर उभरा है पिछले 1.5-2 साल में कि अदालत के अंदर कोई तकसीम है या बज़ाहिर दिखाई देता है, वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले पर, उसको भी हैंडल करना ज़ाहिरी बात है बंदियाल साहब के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अदलिया की जो अपनी साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो भी दाव पर है, स्टेक पर है। और उसका कुछ उन्होंने इशारा भी किया, उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जजेस को स्कैंडलाइज किया जाता है, शायद उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े वाजे अंदाज में कहा, लेकिन वो इशारा भी यहीं पे था क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पर सियासत जो है फिर वो आगे बढ़कर आ जाती है। तो ये तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका चैलेंज होगा। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है, देखिए अब हम बड़े इलेक्शन के साल में, ये जो अगला एक साल है उसके अंदर कई ऐसे मामलात हैं जिनके जो कि हर तरह से सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला हो जिसके ऊपर एक कानून बड़ी तेजी से एक ही दिन में बुलडोज करके पास कर दिया गया और वो पूरी की पूरी ऑपोजिशन जो है वो उसकी मुखालिफत करती है। इसी तरह और दीगर मामलात है, फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें जो भी इलेक्शन कमीशन कहता है बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, क्या बड़े चैलेंजेस हैं उमर अता बंदियाल साहब के लिए? देखिए, पहला तो ये कि अपनी साख, अदालत की साख को बहाल करना। अब अदालत की साख को जब हम बहाल करना कहते हैं तो एक तो वो है साइड जो कि रज़ा रूमी साहब ने आपको बताई, दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि सियासी तौर पर सियासी असर रसूख बहुत ज़्यादा अदालत में नज़र आता है डिवीज़न के अलावा, और ये डिवीज़न ऑलमोस्ट ऑन दी पॉलिटिकल लाइंस पे होती हुई नज़र आती है। ये बहुत बदकिस्मती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, सुपीरियर कोर्ट की, कि वो इस तरीके से सियासी तौर पर बिखरा हुआ नज़र आए।
तो मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो ये है कि इनको अपने साथियों को साथ मिला के ये डिटर्मिन करना है और एक लीफ लेना चाहिए जस्टिस अथर मनिल्ला जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनसे, कि जब भी कोई सियासी मुकदमात की नोयत गो, कि मुझे पता है कि रज़ा रूमी ने अभी जिक्र किया इलेक्शन कमीशन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस किस्म, ये सब मामला वापस भेजने चाहिए और नहीं इनको एंटरटेन करना चाहिए कि पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट फैसला करे, पार्लियामेंट का हक है कि वो इसके ऊपर डिबेट करे और उसका फैसला दे। ये अदालत सियासी मामला के अंदर अपने आप को और प्रागंदा नहीं करेगी, पहले काम तो ये। दूसरी बात, अभी गवर्नमेंट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मामला उठाया है, कुछ इस्लाहात का जिक्र हुआ हमारे इस सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं, बार की हैं, बेंच की भी होंगी, गवर्नमेंट की अपनी हैं। ये बेहतरीन मौका है, 1.5 साल का पीरियड है चीफ जस्टिस साहब के पास, उमर अता बंदयाल साहब के पास, इसके अंदर इनको इकट्ठा करके तीनों चारों साइडों को बिठाएं ज़बरदस्ती और कहें कि आओ बैठो और इसको रिजॉल्व करो, ताकि फौरी और सस्ता इंसाफ लोगों के जल्द से जल्द पहुंच सके। और तीसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा बात उन्होंने की, वो पॉपुलेशन के ऊपर है। मैं ये देखना चाहूँगा कि पॉपुलेशन के ऊपर वो किस तरीके से हमारे तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं इनको इकट्ठा करते हैं, किस तरीके से एक लीडरशिप लेते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में ये एहसास देते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो बॉम्ब है इसको हमें फटने से बचाना होगा, तभी पाकिस्तान की मईशत और सोसाइटी आगे बेहतर तरीके से जा सकेगी। अलीना साहब, आपकी नज़र में क्या बड़े चैलेंजेस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए? जवाद, मैं समझती हूँ कि अभी जो जिक्र भी हुआ है पेंडेंसी ऑफ केसेस, ऑल्सो लाइक रज़ा रूमी साहब सेड कि 50,000 से ज़ायद ये बहुत एक बड़ा फिगर है। 50,000 से ज़ायद अगर केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दैट्स गोइंग टू बी चैलेंज। लेकिन चैलेंज से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि ये काम है, और जिस तरह के साबका चीफ जस्टिस ने जिस तरह के हालात फेस किए, उसी तरह के हालात जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी जो है वो भी इसी किस्म के ये नौयत होगी। अगर आप मुझसे पूछे कि जी एक नए कोई वजीर आजम आया, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए चैलेंजेस वुड बी डिफरेंट, और फिर आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि हाँ जी आके एनर्जी के मसाइल जो है वो हल करने से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो जो मुल्क की को दरपेश होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए ये वही तमाम काम है जो उनके गुज़िश्ता हमने चीफ जस्टिस के लिए के आगे भी देखे थे, और वही आके उन्होंने ये पेंडिंग केसेस को जो है वो निपटाना है। फौरी इंसाफ की बात जहाँ पे की जाती है, और फिर स्पेशली मौजूदा हुकूमत जिसका ये नैरेटिव रहा है जो वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार दोहराते आए हैं कि इस मुल्क में एक नहीं दो कानून है, गरीब के लिए एक अलग कानून है, अमीर के लिए एक अलग कानून है। अमीर के फौरन जो है वो केस भी लगते हुए हमारे मुल्क में नजर आ जाते हैं, और गरीब जो है वो तारीख के पीछे धक्के खाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। सो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अगर आप इसको टास्क कहना चाहें तो जी ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि इस तासुर को ख़त्म करना, फिर वो जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आना। जब से मुल्क की इंसेप्शन देखते हैं उस वक्त से जितने कोर्ट्स बने हुए थे, आपने आज तक उसकी तादाद में बढ़ते हुआ एक इजाफा नहीं देखा। तो लिहाजा जुडिशल रिफॉर्म्स इस मुल्क की को जरूरत है, वो एक चीज देखी जाए की जरूरत है। ये एक बड़ा चैलेंज है। अमीर के लिए एक अलग कानून है, गरीब के लिए एक अलग कानून है, इस तासुर को खत्म करना होगा। बिल्कुल ठीक अलीना साहबा, आपका भी नुक्ता आया। अब मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का दावा है महंगाई हुकूमत बतदरीज कम कर रही है। महंगाई कम करने के हुकूमती दावे कितने दुरुस्त हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। हुकूमत का दावा है कि महंगाई में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई है। शहजाद चौधरी साहब, महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे कितने दुरुस्त हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। 13% तो अभी उन्होंने पिछले हफ्ते दिया है या कल दिया है फिगर कि जो इंक्रीज़ है वो 13% CPI चली गई है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है, दुनिया भर का फिनोमेना, ये भी हमें समझना चाहिए। लेकिन कहाँ हुकूमत ने गलतियाँ कहाँ की? हुकूमत ने डॉलर को घोड़े पे ऐसे बिठाया कि वो उस वक्त के बाद से अब तक काबू में नहीं आ रहा। तो डॉलर और रुपी पैरिटी थी, इसने तबाह करके रख दिया शुरू का पहली गलती थी। उसके बाद कमोडिटीज़ बदकिस्मती से जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं दुनिया की मार्केट के अंदर, जो तेल $45 पर बैरल था आज $90 पर बैरल है। गैस की कीमतें पहले 10 से 12 गुना बढ़ी, अब 5 से 6 गुना के ऊपर। और जितने जहाज़ है वो सब के सब यूरोप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो यूक्रेन और रूस का मामला है उसकी वजह से गैस सप्लाई बहुत इफेक्ट हो रही है यूरोप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने गैस की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो कमोडिटीज़ प्राइस। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने की,
कमोडिटीज उनके कंट्रोल में नहीं थी, वो तो दुनिया का भर का मामला है, लेकिन जो चीज़ उनके काबू में थी वो सप्लाई का मामला था, कम से कम उन एडिबल्स का जो कि आम मिल जाती हैं, पाकिस्तान में पैदा होती हैं, सब्जियां हो गई, मिर्ची होंगी, आगे पीछे इस किस्म की चीज़ें जो हैं। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और इस किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने ताकि होर्डिंग वालों को रोका जाए, अगर कोई होर्डिंग कर रहा है तो उसको काबू किया जाए, अगर चीनी पैदा हो रही है तो चीनी जहाँ पैदा हो रही है उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, उसको कैसे, ताकि माफियाज ना आपको लीड करके ले जाएं किसी एक और रास्ते के ऊपर। गंदम आपके यहाँ पैदा होती, वो सारी अफगानिस्तान जा रही, चीनी यहाँ से अफगानिस्तान जाती है, वहाँ से गंद वापस इंपोर्ट हो जाता है। तो ये कमज़ोरियाँ हैं जो इस हुकूमत जो इनको काबू में नहीं कर सकी, इसकी वजह से आपको मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई नज़र आती है। और मेरे ख्याल में अगर इन 2-3 बड़ी चीज़ों को मैनेज बेहतर कर लिया जाता तो शायद हुकूमत किसी ना किसी हद तक महंगाई के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद एक रीजनेबल लेवल पे। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने अर्निंग पावर नहीं बढ़ाई किसी आदमी की, यानी महंगाई तो बढ़ती गई लेकिन वो जो खरीदने की कुव्वत है, कुव्वत खरीद वो लोगों की कम से कम तर हुई है। तो ये कमज़ोरियाँ हैं इस हुकूमत की। बिल्कुल ठीक। रज़ा रूमी साहब, हुकूमत का दावा है कि महंगाई कंट्रोल कर ली है, जुलाई से नवंबर उमूमन मुज़म्मिल अस्लम साहब कह रहे हैं हर साल महंगाई होती है, तो अब हम महंगाई कम कर चुके हैं, महंगाई में मजीद कमी भी आएगी, क्या दुरुस्त कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है। उसकी वजह यह है कि आदाद-ओ-शुमार खुद ही हुकूमत के जारी करदा जो हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इस वक्त जो है 13% उन्होंने जनवरी की रिकॉर्ड की है, और ये सेकंड हाईएस्ट रही है पिछले चंद सालों में। अगर आपको याद हो तो 2020 में ये 14% से ऊपर थी जनवरी में, और उसके बाद मुस्तकिल ये कीमतों में जो है इजाफा रहा है, और ये मज़ीद भी इजाफा होगा क्योंकि जिन हमने IMF के प्रोग्राम के लिए जो मुख्तलिफ पॉलिसियाँ अपनाई हैं, उनका बराह रास्त जो असर जो है वो कीमतों में पड़ेगा, ख़ुसूसन बिजली और तेल के जो नर्ख हैं, और उसके साथ साथ जो है डॉलर की जो गिरती हुई बढ़ती हुई वैल्यू, रुपए की गिरती हुई जो कीमत है, उससे पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बढ़ने का इम्कान है। रही बात इसके असबाब की, चूंकि हुकूमत इसका नहीं जिक्र करना चाहती, ये मुश्किल काम होता है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ माफियाज के हाथ में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मसलन चीनी, आटा, गंदम, खाद, LNG, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनकी किल्लत पैदा की गई, मसनूई किल्लत पैदा की गई। पहले आपको पता है कि खुद हुकूमत ने शुगर की जो प्राइसेस थी उसके ऊपर एक कमीशन कायम किया। उसमें बड़ा वाज़े तौर पे सामने आया कि चंद मखसूस से एक टोले ने चीनी की सप्लाई को आर्टिफिशियली कम किया ताकि उसकी कीमत बढ़े, और उससे अरबों रुपए कमाए पाकिस्तानियों के को लूट कर, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह गंदम का बहरान भी, अफगानिस्तान का भी जिक्र कर दिया शहजाद चौधरी साहब ने, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान जो वो हुआ है वो डॉलर का की जो कीमत बढ़ती हुई है, और उसमें देखिए अभी बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि डॉलर की कीमत मजीद बढ़ेगी रुपए के मुकाबले में, तो फिर महंगाई कैसे रुकेगी। हुकूमत को इस मुलम्मा साजी की बजाय अवाम को एतमाद में रहना चाहिए, और इन ऐसे अफराद, ऐसे गिरोहों, ऐसे कार्टेल्स का मुकाबला करना चाहिए जो कि हुकूमत के लिए भी मसला कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अवाम को जो है परेशानी दे रहे हैं। तो इसमें जो है अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं दिखाई देता। जब तक वो नहीं होगा तो ये इसी तरह जो है मामलात बिगड़ते रहेंगे। जी, मामलात बिगड़ते रहेंगे। सज्जाद मीर साहब, हुकूमत का दावा है कि महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली, वज़ीर आज़म को आम आदमी का ख्याल है 17%, 17 रुपये बढ़ाने की समरी आई थी मगर नहीं बढ़ाए पेट्रोलियम प्राइसेस। देखिए, अभी कल तो यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस में इजाफा किया है और बेबहा इजाफा किया है, कम नहीं किया है। और दूसरी तरफ अदाद शुमार भी अभी जारी हुए हैं जिससे मालूम होता है कि हमारी अफरात ज़र की शरह बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये दावा करना अजीबोगरीब बात है। दलील ये दी है कि जुलाई और नवंबर के दरमियान महंगाई हुआ करती है, गोया बजट के आने पर महंगाई हुआ करती है। आपने तो मिनी बजट भी दे दिया है, और फिर ये बताइए जुलाई से पहले क्या अफरात ज़र बढ़ नहीं रहा था, क्या महंगाई बढ़ नहीं रही थी, क्या उससे पहले महंगाई स्टेबल थी? हमें मान लेना चाहिए कि हमारे मामलात में कुछ गड़बड़ है, हमारी गवर्नेंस में भी गड़बड़ है। और फिर हम महंगाई, जैसे कि हमारे शहजाद चौधरी साहब भी कह रहे थे और रज़ा रूमी भी कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे, हम तो महंगाई को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी बहुत सी चीज़ें जो है बाहर से मंगवाने पर मजबूर हो गए हैं या मजबूर कर दिए गए हैं। अब खुर्दनी तेल जो है वो, उसकी कीमत अगर बढ़ी होगी तो डॉलर के बढ़ने के साथ तो और भी बढ़ गई होगी।
अगर वो कीमत डबल हुई होगी तो अब वो ट्रिपल हो गई होगी। तो हमने डॉलर की कीमत को फर्क डालकर, और उस वक्त इंटरेस्ट ठीक कहा था शौकत तरीन ने कि जब वो अभी वजीर खजाना नहीं बने थे कि हमने डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत को कम करके और अपना शरह सूद को बढ़ाकर हमने पाकिस्तानी मईशत का सत्यानाश कर दिया है। हम कहते थे हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, वो तो बराए नाम बढ़ी है, इंपोर्ट कई गुना बढ़ गई है। हर चीज मंगवा रहे, गंदम भी मंगवा रहे हैं, चीनी भी मंगवा रहे हैं, मुकामी मार्केट में उसकी चीजें बढ़ेंगी नहीं तो क्या होगी? जब बाहर से आने वाली चीजें महंगी आएंगी तो मुकामी कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी, और मसनूई तौर पर है या किसी तौर पर है। तो इस बात की फिर एक तवक्को की जाती थी, हमारे माशी जो बुकरात थे वो कहते थे कि फरवरी और मार्च के दरमियान दुनिया के हालात बेहतर हो जाएंगे, इसलिए महंगाई काबू में आ जाएगी। तो मुझे वो हालात भी बहुत ज्यादा बेहतर होते दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं सोचूं कि महंगाई काबू में आ जाएगी। ये कोई दुरुस्त बयानिया दिखाई नहीं देता। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे दुरुस्त नहीं, सजाद मीर साहब भी यही कह रहे हैं। अलीना साहब, आप भी मुत्तफिक हैं दीगर पैनलिस्ट से कि महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है? शहजाद चौधरी साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि आम आदमी का हुकूमत को ख्याल है, जो दावा किया मुजम्मिल असलम साहब ने कि हमारे पास तो 17 रुपए की समरी आई थी प्राइम मिनिस्टर के पास वजारत खजाना की जानिब से, लेकिन ऐसा नहीं किया? हाँ, देखिए जवाब, मैं इसमें एक चीज़ मैं आई थिंक रज़ा रूमी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये हुकूमत अपना मामला और अपना मसला और नैरेटिव लोगों के पास लेके नहीं जा रही है। यानी वो 2-3 चीज़ों को उनको मानना पड़ेगा। पहली गलती उनको माननी पड़ेगी, जैसा मैंने कहा कि डॉलर के और रुपए का जो तकाबुल था उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए था, जो नहीं कर पाए। लेकिन इनके पास बहुत बड़ा नैरेटिव है जो कि दुनिया भर में महंगाई की एक लहर आई है और उसकी वजूहात हैं, अंडरस्टैंडेबल वजूहात हैं। दुनिया के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट उस पर लिख रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि क्या वजूहात हैं और किस तरीके से मामलात लेके चल रहे हैं। ये चीज़ें अगर हुकूमत बजाय डिफाइंड होने के, ये हुकूमत के साथ जब भी बात होती है तो वो उसके दिफा पे आ जाते हैं बजाय इसके कि एक ऑनेस्ट सिंसियर ओपिनियन लेके लोगों के पास आए, ताकि अवाम को जब वो बात बताएंगे तो अवाम समझने की सलाहियत रखती है और उसको समझ पाएगी। तो मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा ज़रूरी अमल है हर किसी। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, शहजाद चौधरी साहब, सजाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब और अलीना शिगरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।